हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की हिंदी मीडियम इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय आय का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है राष्ट्रीय आय की आय विधि। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में इसमें से लगभग एक न्यूमेरिकल आता है 6 मार्क्स का, कई बार और 4 मार्क्स का भी आ सकता है, और कई बार आय विधि और व्यय विधि साथ में भी आ जाते हैं। तो आय विधि तो हम करेंगे आज, व्यय विधि आने वाले टाइम पे करेंगे, लेकिन आज आपको क्या क्लियर कर लेनी है कि आय विधि क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के टॉपिक में हम आय विधि पढ़ने वाले हैं और आय विधि से हम क्या निकालने वाले हैं? राष्ट्रीय आय निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आय विधि से राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। आपको पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। यहाँ पर आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोग कहां से पैसा कमाते हैं। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी आय का जो स्रोत होता है वो किसी और के यहां पर काम करके कमाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यहां पर बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जो किसी और के यहां पर रहकर काम करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ लोग अपनी जमीन को किराए पे दे देते हैं, कुछ लोग अपना पैसा ब्याज पर दे देते हैं, कुछ लोग बुक लिखते हैं, गाने लिखते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं। तो इन सारे तरीके से पैसा आता है। और कुछ नहीं, अगर किसी और के यहां काम नहीं कर रहे, अपना बिजनेस नहीं कर रहे, तो वो लोग क्या कर लेते हैं, अपना छोटी मोटी दुकान, अपना जैसे शॉप खोल ली, या फिर बार्बर हो गया, हमारा नाई हो गया, वो इनकम जो कमा रहे हैं वो आ गए। तो इन सबकी इनकम को अगर जोड़ दिया जाए तो उससे क्या बनती है? हमारी आय विधि बनती है। कैसे, समझो जरा। यहां पर सबसे पहले बेटा इसके अंदर जो जोड़ा जाता है ना, ध्यान रखना, सबसे पहले इसके अंदर जोड़ा जाता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक याद रखना। इसके अंदर वो लोगों की इनकम आ गई जो लोग किसी और के यहां पर काम कर रहे हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर इनकम उन लोगों की आ गई जो किसी और के यहां पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज के अंदर जुड़ती है बेटा प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष ये क्या होता है ये भी बताता हूं। ये वो लोग हैं जो अपनी इनकम किससे कमा रहे हैं? अपनी इनकम अन्य स्रोतों से कमा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से कमा रहे हो, चाहे वो बुक लिखकर रॉयल्टी से कमा रहे हो, चाहे वो ब्याज से कमा रहे हो, चाहे फिर वो किराए से कमा रहे हो। और उसके बाद जो लोग अपना काम खोल के बैठे हैं उनकी आय को बोलते हैं यहां पर मिश्रित आय। मिश्रित आय ये होता है। और आपको बता दूं, इन 3 आइटम को जोड़कर नंबर 1 आइटम हमारा ये है, नंबर 2 आइटम हमारा ये है, और नंबर 3 आइटम हमारा ये है। और इन सबको जोड़कर बनता है एनडीपीएफसी। ये क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। इसे कैसे पढ़ते हैं एक बार तब भी बताता हूं। हिंदी में इसे पीछे से पढ़ेंगे। कारक लागत पर, फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं? कारक लागत। कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। एक और बात याद रखिएगा, शुद्ध को निवल ही बोलते हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है, एनडीपीएफसी आ गया। इन तीनों को ऐड करने के बाद एनडीपीएफसी आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय आय निकालेंगे। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी बोलते हैं। राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी। मैं इसको मिटा देता हूं और यहां लिख देता हूं। राष्ट्रीय आय को बोला जाता है एनएनपीएफसी, और हमारे पास क्या आ चुका है? एनडीपीएफसी। अब एन का एन से मैं कुछ नहीं करेंगे। डी को क्या बनाना है? नेशनल बनाना है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, घरेलू को राष्ट्रीय बनाना है। तो घरेलू को राष्ट्रीय बनाने के लिए बेटा इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है? ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में करा रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, एक बार पुरानी वीडियो देख लो जाके, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी, सर वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। मैंने उत्पाद विधि तक करा के छोड़ दिया था, बट मुझे लग रहा था कि आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, उतने ज्यादा लोग देख नहीं रहे थे। तो फिर मैंने कहा अपने ऑफलाइन कोचिंग पे ही ध्यान देता हूं, क्या दिक्कत है। बट अभी मैंने कमेंट खोल के देखे तो उसमें भरे पड़े हैं। कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रखे हैं, कई लोग यहाँ पर कमेंट करे जा रहे हैं, और कुछ लोगों को तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ गए, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप कॉल कर दिया। तो समझ आया कि डिमांड कुछ ज्यादा आ रही है, एग्जाम पास आ रहे हैं,
समझ आ नहीं रहा लोगों को तो वीडियो बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं ये चैप्टर बना रहा हूं आगे। हाँ, आपका बस एक ही काम है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो और ज्यादा कुछ नहीं हो, आपको शेयर भी नहीं करनी, लिंक उठाया स्टेटस पे लगाया और एक लाइन लिख देना, क्या जा जी ले अपनी जिंदगी, किसको, अपने दोस्त को, उसका भी भला हो जाएगा, ठीक है। सो हाँ, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं सब लोग सब चीजें, एक बार प्रीवियस वीडियो को आप उठा के देख लीजिए जाके। साथ ही एक और काम कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन में ना एक ग्रुप बना देता हूं, चैनल दिया हुआ है, और उसको अगर उसमें जाएंगे चैट में तो आपको एक ग्रुप भी मिल जाएगा जहां पे आप चैट भी कर सकते हैं। वहां पर चले जाओ, जब भी कोई नई वीडियो पड़ेगी, जब भी कोई नोट्स अपलोड होंगे, जब भी कुछ भी मैं चेंज करूंगा या नहीं बनाऊंगा या बनाऊंगा तो भी है, वो अपडेट कहां जाएगी, आपको टेलीग्राम पे आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं डिटेल दे दूंगा, चैनल का लिंक, जाके उसे अभी क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। हाँ जी, तो पुरानी वीडियो का भी लिंक वहीं डाल दूंगा। इसको ऐसे कन्वर्ट करके क्या बन जाएगी, राष्ट्रीय आय बन जाएगी। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, एग्जाम्पल के लिए कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक है 1000, बहुत अच्छी बात है। प्रचालन अधिशेष है 500, बहुत अच्छी बात है। और मिश्रित आय है 300, बहुत अच्छी बात है। तो 1000, 500 और 300 करके क्या मिल गया, 800 बन के आ गया हमारा क्या, एनडीपीएफसी। आपको पता है एनडीपीएफसी को घरेलू आय भी बोलते हैं, घरेलू आय। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में ये बोले ना कि घरेलू आय निकालो, तो इसका मतलब पता है वो क्या क्या निकालने को बोल रहा है, वो आपको निकालने को बोल रहा है एनडीपीएफसी निकालो, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, घरेलू आय आ गई, अब इसको निकालना है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एनएनपीएफसी रखेंगे विद द हेल्प ऑफ एनडीपीएफसी। और अब एन को एन बनाना है लेकिन ऑलरेडी है, डी को क्या बनाना है, राष्ट्रीय बनाना है, घरेलू को राष्ट्रीय बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एनएफआईए को जोड़ देंगे। एनएफआईए का मतलब क्या होता है, लिख देता हूं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, साधन आय, ठीक है। इसे निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, इसमें से में से को लेस कर देते हैं, ये तो शुद्ध है, अगर शुद्ध ना होता तो ये निकलता कैसे, ये होता है विदेशों से प्राप्त साधन आय माइनस विदेशों को साधन आय। तो मैंने अभी से और को लिख दिया, ये निकालने का तरीका होता है, सब बताया भाई प्रीवियस वीडियो में, एक बार देख लो ना जाके, ठीक है। तो ये निकल के आ गया। अब मान लेते हैं ये तो हमारा निकल के आया 800, और ये कितना निकल के आया, ये मान लो हमारी तरफ से दिया 150, एग्जाम्पल के लिए भी मैं मान के चल रहा हूँ, गिवन है। तो हमारा ये आंसर कितना आ गया, ये आ गया 950। बेटा यही है क्या, एनएनपीएफसी, और बेटा एनएनपीएफसी को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। एनएनपीएफसी को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कब, जब ये आपको सारी चीजें गिवन हो, आपको कर्मचारियों का पारिश्रमिक गिवन हो, ठीक है, पहला आइटम। दूसरा प्रचालन अधिशेष गिवन हो, बहुत अच्छी बात है। तीसरा आइटम मिश्रित आय गिवन हो, तीनों आइटम दे दिया, तीनों को जोड़ के एनडीपीएफसी निकाल लो। लेकिन अगर क्या हो, ये डायरेक्ट तीनों गिवन ना हो, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा वो कैसे पता पड़ेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। इसको भी मैं मिटा देता हूं, समझाने के लिए लिखा था खाली, ठीक है। कि अगर मान लो सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी, कर्मचारियों के पारिश्रमिक की। देखिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक अगर डायरेक्ट दिया है अच्छी बात है, नहीं तो इसके अंदर कितने आइटम जुड़ते हैं, ध्यान रखना, वैसे 3 आइटम 4 आइटम जुड़ते हैं, लेकिन अभी के तौर पर 3 हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, बताता हूं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक का मतलब होता है वो उन लोगों की इनकम जो किसी और के यहां पर जॉब कर रहे हैं, किसी और के यहां पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हें क्या मिलता है, नकद, मजदूरी तथा वेतन मिलता है। तो इसमें पहला आइटम जुड़ता है नकद, मजदूरी तथा वेतन, पहला आइटम। इसके बाद एक और आइटम इसमें जुड़ेगा, अगर ये गिवन डायरेक्ट नहीं है तो किस्म के रूप में मजदूरी तथा वेतन, ठीक है, किस्म के रूप में। कृपया इसको यहां पे लिख देता हूं साफ साफ, मैं किस्म के रूप में मजदूरी तथा वेतन, कृपया राइटिंग को थोड़ा सा समझ ले, है ना, वेतन। कंफ्यूज मत हो जाना, ये कुछ और नहीं है, ये किस्म है। किस्म का मतलब क्या होता है बता देता हूं।
मान लो कई बार मालिक कहता है कि चलो ये तो सैलरी तो आपको देंगे ही देंगे, इसके अलावा आपको रहने के लिए हम फ्लैट भी दे दे रहे हैं, कंपनी की तरफ से आपको एक कार भी दे दे रहे हैं, तो वो जो आपको चीजें दी गई है वो सामान दिया गया, तो सामान ना वर्ड लिख के मैं लिख दिया किस्म के रूप में। तो अगर आपको सैलरी के तौर पर कैश तो मिल ही रहा है, लेकिन कैश के अलावा कोई सामान अन्य सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो वो आपका किस्म के रूप में आएगा। ध्यान रखना, मान लो उसने आपका मेडिकल इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है, और कि आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो हम इंश्योरेंस करा देंगे, तो वो किस्म के रूप में हो गया, ठीक है, मजदूरी तथा वेतन। दो आइटम जुड़ गए, एक तो नकद कैश में और कोई सामान या कोई बेनिफिट देते वो। उसके अलावा तीसरा आइटम जुड़ता है, देखिए जब कोई जॉब करता है, आपने शायद ना सुना हो, लेकिन जॉब करता है तो उसकी सैलरी पर एक चीज कटती है पीएफ, प्रोविडेंट फंड, और जितनी पैसा कटता है ना लगभग उतना ही, या कुछ अमाउंट कह लीजिए। कौन पैसा ऐड करता है? मालिक भी ऐड करता है। कौन? आपका मालिक। एक एग्जांपल समझाऊं, मान लीजिए आपकी सैलरी कितनी है, 40,000 रुपए है, तो आपकी सैलरी नकद मजदूरी तथा वेतन तो 40,000 है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा एग्जाम्पल के लिए 35,000 रुपए। कितने कट गए? 5,000 रुपए। ये हर महीने कटेंगे, मतलब एक साल में कितने कट गए? 60,000 रुपए कट गए। तो इतने ही 60,000 रुपए जो कटे हैं, इतने ही या उससे थोड़ा सा कम मान लीजिए, अभी मैं इतने ले लेता हूं, 60,000 रुपए मालिक भी मिलाता है। टोटल कितने हो गए? 1,20,000 रुपए इकट्ठे हो गए। कितने? एक साल के। ऐसे जितने साल आप जॉब करेंगे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और जब आप रिटायर होंगे 60 साल की एज पे जाके, तब आपको वो पैसा दिया जाएगा। तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट कहलाएगा। कौन सा वाला? ये वाला जो मालिक ने दिया है। कौन सा? जो मालिक ने दिया है। तुम्हारा वाला जो था 35,000 में और 5,000, ये मिलाकर टोटल इसमें काउंट हो गया नकद मजदूरी तथा वेतन में। इसमें 35,000 भी आ गया है और इसमें वो 5,000 भी आ गया है, लेकिन जो मालिक ने अपनी तरफ से 5,000 रुपए मिलाए हैं उसको यहां पर बोलते हैं क्या? लिखो जरा, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान। सामाजिक सुरक्षा में योगदान, ठीक है, इसको बोलते हैं। कौन सा वाला? जो मालिक ने पैसा मिलाया ना साल के एंड में, ऐसे हर साल मिलाएगा और पैसा मिलेगा आपको रिटायरमेंट में, तो इसको भी आपकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा। ये कर्मचारी को पार्ट में जुड़ जाएगा। और चौथी चीज, सेवानिवृत्त पेंशन, अगर स्पेलिंग गलत हो ठीक कर लेना, लेकिन होता क्या है, वो लोग जो जॉब कर रहे थे और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें सैलरी मिल रही है, तो उसे बोलते हैं सेवानिवृत्त पेंशन। नॉर्मली अब ये नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये ना भी हो तो चलेगा, बट कोई बात नहीं। तो इन तीन आइटम, सॉरी तीन नहीं, 1 2 3 4 आइटम को जोड़कर क्या बनता है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक बनता है, ठीक है। अब आते हैं प्रचालन अधिशेष के अंदर। तो बेटा प्रचालन अधिशेष में देखो क्या क्या जुड़ता है। सबसे वो लोग जो जमीन से पैसा कमाते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? किराया। उसके बाद जो लोग पैसा कमाते हैं कहां से? पैसे ब्याज पे देकर, तो ब्याज से भी पैसा आता है, वो भी इनकम का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद तीसरा, योगदान को मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपका वहां पे घुसे ना, ठीक है। तीसरा आइटम, वो लोग जो बुक लिख रहे हैं, गाने लिख रहे हैं, तो जब बुक चलेंगी, जैसे एग्जांपल आपने टीआरजे ले रखी है, आपने संदीप गर्ग ले रखी है, तो मार्केट में जब ये बुक बिकती है ना, तो संदीप गर्ग वाले को, टीआरजे वाले को पैसा पहुंचता है, लेकिन वो किराया, ब्याज या सैलरी नहीं है, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं बेटा उसे? रॉयल्टी, याद रखिएगा। उसके बाद चौथा आइटम जो जुड़ता है वो जुड़ता है लाभ। ये उन लोगों का होता है जो व्यवसाय कर रहे हैं, ये उन लोगों का होता है जो व्यवसाय कर रहे हैं, तो इस लाभ मिलेगा तो वो जुड़ जाएगा। ध्यान रखना, लाभ दिया होना बहुत जरूरी है, और लाभ नहीं दिया तो इसके भी 3 हिस्से होते हैं, याद रखना, जोड़ लेना। क्या क्या होता है? एक निगम कर होता है, निगम कर, अवितरित लाभ, अवितरित लाभ, वितरित लाभ अगर डायरेक्ट नहीं दिया तब, और एक होता है लाभांश, लाभांश, ठीक है। किसी और दिन इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, बस अभी बता देता हूं। तो प्रचालन अधिशेष में कितने आइटम आते हैं? 4। पहला किराया, दूसरा ब्याज, फिर रॉयल्टी, फिर लाभ, और लाभ के 3 हिस्से, निगम कर, अवितरित लाभ और लाभांश। ध्यान रखना, इन सबको जोड़कर आपका प्रचालन अधिशेष आ जाएगा। और अच्छी बात है, मिश्रित का कोई डिटेल नहीं होती, मिश्रित आय को मिश्रित आय बोलते हैं। हाँ, कई बार इसको ऐसे बोल जाता है स्वनियोजित, स्वनियोजित मतलब जो आपके नए काम में लगे उनकी मिश्रित आय। तो अगर ये तीनों आइटम मिल जाएं ऊपर से, बहुत खुशी वाली बात है, आपको इतनी डिटेल में जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्जाम्पल
एग्जांपल के लिए आपको आइटम नहीं दिए तो आपको जाना पड़ेगा और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि नकद मजदूरी तथा वेतन दिया हुआ है एग्जांपल के लिए 2000 और ज्यादातर ये नहीं दिया होता, ज्यादातर होता है ये वाला मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान। ध्यान रखना मालिकों द्वारा, कर्मचारियों वाला नहीं जुड़ेगा। अगर कभी ऐसे दे देना कर्मचारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान तो वो नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ है 1000 तो 2000 और 1000 ये कितना हो गया 3000। 3000 हमारा क्या आ गया कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसके बाद प्रचालन विशेष में क्या कहता है किराया ब्याज रॉयल्टी लाभ। मान लो लाभ दिया हुआ है 100, ये भी दिया हुआ है 100 एग्जांपल के ले रहा हूं 100 और ये भी दिया है 100 तो इसका मतलब ये कितना हो गया ये हो गया 400। और मिश्रित आय ऐसा हो सकता है कभी कभी ना दे, कभी कभी ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में मिश्रित आय हो ही ना तो आपको लगेगा सर मिश्रित आय नहीं दिए तो हम क्या करें, नहीं दिया नहीं इग्नोर करो। तो 3000 और 400 कितना हो गया 3400 क्या आ गया आपका एनडीपीएफसी 3400। अब इसको किस में बदल दो राष्ट्रीय आय में बदल दो, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, अभी इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आज एक तो मैंने बता दिया आपको राष्ट्रीय आय की आय विधि के फॉर्मूले, प्लस एक चीज और बता देता हूं जब राष्ट्रीय आय का प्रयोग करेंगे ना तो कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना है। इन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो राष्ट्रीय आय का न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, प्लस इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। कौन कौन सी सावधानियां ध्यान रखना है, पहला सबसे पहले आ रहा है हस्तांतरित आय। देखो बच्चा एक क्या होता है इसको रीड कर लेना, आराम से स्लाइड दे रहा हूं। हस्तांतरित आय क्या होती है, वो आय होती है जो बिना किसी काम के बदले मिलती है। ये वाली आय ना काम के बदले मिल रही हैं तो इनको जोड़ा जाएगा तो इन्हें बोलते हैं कारक आय। लेकिन जो बिना किसी काम के मिलती हैं जैसे छात्रवृत्ति हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, चंदा हो गया, तो ऐसी इनकम को राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाता, इन्हें बोलते हैं हस्तांतरित आय। याद रखिएगा, रीड कर लीजिएगा। सेकंड गैर कानूनी आय। अब तुम कह रहे हो कि यार तेरे भाई ने कल चोरी करके 1000 रुपए कमाए, वो राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? भाई चोरी करना गैर कानूनी आय है। अगर आप किसी भी एक गैर कानूनी आय से आय अर्जित करते हैं तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट पुरानी वस्तुओं की बिक्री व खरीद से मिलने वाले कमीशन। ध्यान रखना दो चीज है यहाँ पर, एक तो है पुरानी वस्तु। फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा मार्कर है, ये मेरा मार्कर 20 रुपए का नया था और मैं इसको किसी सोहन को बेच रहा हूं उसे 15 रुपए में, तो 15 रुपए की मुझे क्या हुई आय हुई, मैंने एक वस्तु को बेचा, लेकिन ये राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा जो पुरानी वस्तु है। लेकिन अगर मैंने इसी किसी के थ्रू बिकवाया, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ना OLX पे डाल दिया और OLX पे मेरा कंप्यूटर बिक गया, OLX पे मेरा मार्कर बिक गया, OLX पे मेरा बैट बिक गया, तो OLX ने अगर उस पर कोई कमीशन कमाया तो वो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। समझ रहे हो ये वाली बात कि पुरानी वस्तु की बिक्री तो नहीं जुड़ेगी लेकिन पुरानी वस्तु पर कमाया गया कमीशन जुड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज शेयर और बॉन्ड की बिक्री से देखो ऐसी वो भी है, शेयर और बॉन्ड की बिक्री से जो आय होगी वो तो नहीं जुड़ेगी, लेकिन इसकी ब्रोकरेज अगर किसी ने बेचा या खरीदा है, ठीक है, आज के टाइम में ग्रुप ऐप है, जीरोधा है, बहुत सारी ऐप है जिसके थ्रू हम शेयर और बॉन्ड ये सब खरीद सकते हैं, तो ये कमीशन कमाती है और कमीशन कमाती है तो राष्ट्रीय आय में इनकी आय जुड़ेगी। ध्यान रखना। ऐसे ही अचानक प्राप्त होने वाली आय, मान लो आपकी कोई लॉटरी लग गई, अगर आपकी कोई लॉटरी लग गई है तो वो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, तो ये कह रहा है राष्ट्रीय आय में इसको शामिल नहीं किया जाता है। अचानक से प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। ओके, और एक इंपॉर्टेंट छठा पॉइंट आपके लिए, मकान मालिक को सुनो, जो लोग भी अपने घरों में रह रहे हैं तो क्या उनका किराया जुड़ेगा? जी जुड़ेगा। बड़ा अजीब से ना, अपने मकान मालिक हैं, हमें तो किराया देना नहीं पड़ता, लेकिन राष्ट्रीय आय कहती है नहीं देना पड़ता, लेकिन तब भी उसका लगभग जो किराया बनता है, मान लो आरोपित बोलते हैं, आरोपित मतलब कैलकुलेशन करने के लिए, खाली जितना भी किराया बनता है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। मैं रीड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे याद है, तुम रीड करना पूरा स्लाइड को, ठीक है, फिर आगे बढ़ना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। और नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद आयकर कर्मचारियों के पारिश्रमिक से दिया जाता है। अच्छा, इसे अलग से, अब तो नॉर्मली सरकार को टैक्स आ रहा है ना, तो टैक्स आ रहा है, क्या वो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा? नहीं, वो कोई सरकार की आय राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स किस पे दिया गया है? इसी इनकम पे तो दिया गया है, कर्मचारियों के पारिश्रमिक पे, तो अलग से किसी भी टैक्स को राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अभी एक मुद्दा बाद में भी आएगा कि सर निगम कर क्यों जोड़ रहा है यहाँ पर। देखो, निगम कर एक्चुअल में नहीं जोड़ता है, लेकिन निगम कर बस ये पता लगाने के लिए यूज किया जा रहा है कि लाभ कितना था किसी बिजनेस को। वैसे अगर नॉर्मली आप मेरे से पूछे कोई कर जोड़ता है तो राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ता है।
ठीक है। तो लेकिन अभी निगम कर लाभ ना दिया हो तो निगम कर को यूज करना है, ठीक है। तो बच्चा लोग ये क्या थी, इसकी सावधानियां थी और ये थे इसके फॉर्मूले। इस पार्ट को फटाफट क्या कर लो, पढ़ लो, जो मैंने स्लाइड दिखाए उनको रीड कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, दूसरा काम। तीसरा काम, इस वीडियो को उठाकर, लिंक उठाकर अपने स्टेटस पे लगा दो, ठीक है। आप चाहो तो मेरा थंबनेल भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, और उस थंबनेल के साथ वो लिंक अपने टेलीग्राम पे लगा दो, अपने व्हाट्सएप पे लगा दो, ताकि औरों तक वो वीडियो पहुंच जाए। अगर औरों तक वीडियो पहुंच रही है, लोग वॉच कर रहे हैं, तो मैं रुकूंगा क्यों, मैं वीडियो लगातार बनाते रहूंगा ना, है ना। प्लस अगर आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बता देना कि हाँ सर क्लियर है, टॉपिक समझ आ रहा है। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बता देना मुझे कि सर यहां पर मैं फंस रहा हूं। संडे मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखा करूंगा, जिसमें आपके कमेंट उठाकर उसी की वीडियो बनाऊंगा बस, कि आपके डाउट्स क्या थे, तो आपके डाउट भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। संडे वेट कीजिएगा, वो वीडियो जरूर आई करेगी। शाम को कोशिश करेंगे टाइमिंग अभी 6 PM रखने का, ठीक है, हर संडे आई करेगी। और तो उस वीक के जितने भी डाउट होंगे वो संडे डिस्कस हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीक के जो होंगे वो अगले संडे हो जाएंगे, ठीक है। आज वाला इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में इसके न्यूमेरिकल करूंगा, वेट करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।